हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपका नया टॉपिक लेकर इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लास के लिए। और कुछ लोग जो भी लाइव आए हैं उन सबका स्वागत है और उम्मीद की जाती है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने लास्ट ये पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, तो वो सब अगर कहीं कमांड कुछ रहा है, आपका कंप्लेन है कुछ है ना उसमें, तो आप बता सकते हैं। पहले मुझे ये बता दो आप सब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? स्क्रीनिंग साउंड सब कुछ क्लियर है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। जो भी कनेक्ट हुए हैं उन तक आवाज़ पहुंच रही है? मैसेज करके बताइए ज़रा जल्दी। शायद 3 लोग जुड़े हैं, इनके नाम शो नहीं हो रहे, ज़रा देखो हैं क्या। अनस सैफी आए हैं, अच्छा यस सर कह रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है भाई। चलो ठीक है, तो फिर है ना हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है, अब पहले आप ये सुन लीजिए जो हमने लास्ट पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। उसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझ तक पहुँचाएँ, ठीक है। अब हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं आज, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। और देखिए सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो है आपका सिंथेसिस। सेकंड टॉपिक है हमारा और इसका नाम है जी सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और बैकग्राउंड क्या है ना सिंथेसिस की। अब देखो सिंथेसिस का वैसे जो मीनिंग है वो एनालाइज करना होता है, और नॉर्मल में करें, हिंदी वर्जन में जाएं तो इसका मतलब होता है विश्लेषण करना, और आसान करें तो विश्लेषण करने को बोलते हैं जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो सीधी सीधी बात हम यहाँ याद रखेंगे कि सेंटेंसेस को जोड़ना है। देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और कारण है कि जो चीज़ें हमें मिलती हैं बहुत सारी, कई कई कैटेगरी में सेंटेंस मिलते हैं, उन सबको कंबाइन करना है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे सेंटेंसेस को जोड़ते कैसे हैं आपस में। कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमें सिंथेसिस सिखाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। हिंदी देखिए, इसका हिंदी है वाक्यों का जोड़ना। अब हम जाएं तो इसकी देखिए डेफिनेशन कर लें थोड़ी। डेफिनेशन करने से भी थोड़ा इजी पड़ता है ना। डेफिनेशन है दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड बनाना। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक है। अच्छा सारी कली कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सारी कली। आइए देखिए हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। और ये मेरी बात गौर से सुने इस बात को कि परिभाषा में सब कुछ है। अगर आपने परिभाषा को कंफर्म कर लिया है, उसको बिल्कुल प्रूव कर लिया है, तो समझ लें पूरे चैप्टर पे कमांड करेंगे आप। सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं, राइट।
जैसे हम देखो इस परिभाषा को थोड़ा बारीक करके सीखें। यहाँ लिखा है सबसे पहले दो या अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। ये कह रहे हैं दो या उससे अधिक, 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि दो से कम क्यों नहीं, कह रहे हैं दो से अधिक या दो, लेकिन दो से कम क्यों नहीं। एक पॉइंट आता है दो से कम क्यों नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, दो से कम क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि आगे बोला गया है। देखिए ये बोल रहे हैं जोड़कर, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि जोड़ने के लिए कम से कम दो चाहिए, है ना। एक को कैसे जोड़ेंगे, एक तो एक ही रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपको जो सेंटेंस मिलने वाले हैं या तो वो दो होंगे या फिर दो से ज़्यादा, 2 एंड मोर देन 2, ठीक है। दो से कम नहीं होंगे कभी भी। एक बात तो ये हो गई है ना कि आपको कम से कम दो वाक्य मिलेंगे, अधिकतम चाहे जितने मिल जाएं, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जो मिलेंगे आपको वो सभी सिंपल होंगे। क्या होंगे वो सभी आपके सिंपल होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। अब देखो क्या है, ये पॉइंट याद रखें आप कि वो जो मिलेंगे आपको वो सब सिंपल होंगे। अब उन्हें जोड़कर ये कह रहे हैं एक सिंपल, पहला पॉइंट बना रहे हैं एक सिंपल, या फिर एक कॉम्प्लेक्स, या फिर एक कंपाउंड बनाना। ये सारा सिस्टम जो हम करेंगे, चाहे तो सिंपल को जोड़कर सिंपल बना रहे हैं, चाहे सिंपल को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या सिंपल को जोड़कर कंपाउंड बना रहे हैं, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, ये सिंथेसिस कहलाएगा, यही, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए ये कि हमें दो या दो से अधिक सिंपल मिलेंगे, सिंपल है ना। और सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स चलने वाले हैं उन टॉपिक्स में सबसे पहले हम सिंपल को जोड़कर सिंपल बनाना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे और उसके नेक्स्ट आएगा कंपाउंड बनाना, ओके। अब सबसे पहले खास बात ये कह जाती है, देखो कि सिंपल को जोड़कर सिंपल बना रहे हैं, राइट। अब यहाँ एक खास बात आती है कि हम यही जान लें पहले कि सिंपल है ही क्या। ये सिंपल का बहुत जिक्र हो रहा है कि सिंपल मिलेंगे जोड़कर सिंपल ही बनाना है, तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि सिंपल है ही क्या, ठीक। तो देखिए हम इसको करें, इसकी भी डिफाइन कर लीजिए। अब ये लिखा है, हम परिभाषा करें जैसे पहले, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में जाती है कि सिंपल का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे साधारण वाक्य है ना, अंदर से फीलिंग आती है साधारण वाक्य। तो यहाँ ये गलती नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी कि सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य बिल्कुल नहीं है, ठीक। सिंपल शब्द का मतलब साधारण हो सकता है, होता ही है वैसे, सिंपल शब्द का मतलब साधारण होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस को हम साधारण वाक्य नहीं कहेंगे, बल्कि से इसकी एक है ना स्पेशल डेफिनेशन है, इसकी भी अपनी एक, कि हम कैसे पता करें कि सिंपल सेंटेंस है या नहीं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स की भी परिभाषा आएगी, ऐसे ही कंपाउंड की भी आएगी। और याद भी ये भी रखो कि टोटल जितना भी ग्रामर में सेंटेंस के टाइप हैं, जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, वो सब 3 ही हैं, ठीक है। एक बड़ा जो सबसे ऊपर हम प्रकार बनाते हैं वो यही है 3, या तो वो सिंपल सेंटेंस होता है कोई, या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, फिर इनके अंदर डिवाइड होता है। और तो हम जो सीखने वाले हैं वो सिंपल को सीखने वाले हैं, और सिंपल सेंटेंस की एक स्पेशल अपनी परिभाषा होती है कि किस प्रकार का वाक्य सिंपल कहलाता है। देखो क्या है सिंपल सेंटेंस, हम उसे कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। अब एक नया सवाल बन जाता है कि जी ये फाइनाइट वर्ब क्या है। अब हमारा सवाल बन गया फाइनाइट वर्ब क्या है, तो हम इसको भी जान लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए मेन वर्ब को आप सुन के आए हैं, वर्ब 2 तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो उनमें से जो मेन वर्ब है हमारी, एक्शन वर्ड कहिए उसको, या फिर जो सेंटेंस बनाने में टेंस बनाती है सेंटेंस बनाते हुए, उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। उसी मेन वर्ब के 2 हिस्से होते हैं, मेन वर्ब के ही 2 हिस्से होते हैं, और वो 2 हिस्से कहलाते हैं ये, एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और एक को बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब को हमने 2 जगह बांटा है, फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब देखो इनको समझ लीजिए क्या है ये, है ना। इनको समझें तो फाइनाइट वर्ब क्या है, मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा। वैसे एक तो होता है शॉर्ट ट्रिक, इसको समझने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है,
और एक इसको समझने का लॉन्ग ट्रिक भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग ट्रिक समझ जाएं। कारण होता है कि शॉर्ट ट्रिक हमेशा हमें टाइम तो बचाता है, लेकिन कई बार गलतियां भी करवा देता है। और कहते ही हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और शॉर्टकट मारते हैं तो शॉर्टकट आपको जल्दी तो पहुंचाता है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है उसके अंदर। इसलिए हमें दोनों ही तरीके जानने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी हमें शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा बेटर आ सकता है और कई बार हमें लॉन्ग ट्रिक ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हमें दोनों तरीके जान लेने चाहिए। ठीक, तो पहले हम लॉन्ग ट्रिक सीखेंगे, कैसे पता करें कि फाइनाइट वर्ब है वो या नॉन फाइनाइट है। इसको पता करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बड़ा ही शानदार तरीका है ये। देखिए, कुछ चीज़ें आपको यहाँ ऐसा हो सकता है, इसको माइंड करिए जो मैं बोलने वाला हूँ, कि जो मैं यहाँ लिखाऊंगा आपको या मैं बताऊंगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें टोटल 100% आपकी बुक से मैच नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसा इसको ये मत सोचें कि कहाँ से पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, बुक से मैच नहीं करेंगी। इसमें कुछ चीज़ें साइड से भी आपको प्लस करके बताई जाएंगी, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज आएगी बुक के जस्ट, जो आपका चैप्टर होता है उसके जस्ट बाद जो एक्सरसाइज आएगी, उस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेज होंगे वो सारे आपके इससे फॉलो करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सिखाई जा रही हैं, सारे के सारे सेंटेंस इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, सेंटेंस की हिम्मत नहीं कि वो ना बने अगर आप इनको सीख लेंगे। ठीक है, सेंटेंस आपसे डरेगा। ओके, कैसे आइए ना, सीख रहे हैं हम। देखो, फाइनाइट वर्ब क्या है, इसको डिफाइन करें तो फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या टेंस के साथ बदले या चेंज हो, पहली बात। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ठीक उल्टा होता है। नॉन फाइनाइट क्या है? जो सब्जेक्ट या टेंस के साथ ना बदले, ना चेंज हो। अब देखो, ये सब्जेक्ट टेंस जो बोल रहे हैं कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, उस सेंटेंस में वर्ब का और सब्जेक्ट का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, वर्ब टेंस को ही बोलते हैं, टेंस वर्ब ही है, ये समझ के रखें आप कि टेंस ही वर्ब है। अब ये कन्फर्म ही है कि टेंस जो होता है वर्ब ही टेंस बनाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का या सब्जेक्ट और टेंस कहिए, इन दोनों का आपस में बड़ा रिलेशन है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। जैसा आपने कई बार देखा होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो आप देखते हो कि वर्ब भी प्लुरल हो जाती है ना। ऐसा देखने मिलता है। ये कारण क्या है कि इन दोनों का आपस में संबंध होता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलते हैं। तो वही बात यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हमारे सेंटेंस में अगर इनको चेंज करने से, सब्जेक्ट को टेंस को चेंज करने से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर ध्यान रखना है ना, सब्जेक्ट और टेंस, वाक्य में इनमें से किसी एक को भी बदलते हो आप, और यदि वर्ब बदल जाती है इनके साथ साथ, तो समझ जाएं कि वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ऐसा ही करने पर, लेकिन ऐसा ही करने पर अगर वर्ब चेंज नहीं होती है तो फिर वो नॉन फाइनाइट है। अब हम इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे, इसको प्रूव करते हैं कैसे, ये सारा सिस्टम कैसे होगा, है ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल टू रीड। देखिए, एक सेंटेंस लिखा है ना, नॉर्मल सेंटेंस है, इसका हिंदी मीनिंग करें तो हिंदी मीनिंग बनता है कि वह स्कूल को पढ़ने जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वह स्कूल को पढ़ने जाता है। अब देखो, इसमें हम फर्स्ट व्यू करें इसका, मतलब सबसे पहले देखें नॉर्मली तो दो वर्ब आपको दिखाई देंगी, एक गो है और एक हमारे पास रीड। दोनों ही एक्शन वर्ब हैं, मेन वर्ब के भाग हैं ना, मेन वर्ब ही होती हैं। हेल्पिंग वर्ब से दूसरा वाला जो पार्ट है मेन वर्ब, वो ये है। अब देखिए, मैंने ऊपर बोला भी था ये कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही मेन वर्ब के हिस्से हैं, मेन वर्ब ही होते हैं। अब आपको यहाँ जानना है कि इनमें से कौन सी फाइनाइट कौन सी नॉन फाइनाइट है। और ये ऊपर कह भी रहते हैं सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, ये तय है। अगर सिंपल है तो एक फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन अगर वो एक वर्ब नहीं है फाइनाइट, ज़्यादा वर्ब है फाइनाइट, तो वो सिंपल नहीं रहेगा, फिर वो कम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाएगा, कम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि वर्ब तो हमें दो दिखाई दे रही हैं, ये भी मेन वर्ब है, ये भी, लेकिन ये पता करना है कि कौन इनमें से फाइनाइट है या दोनों फाइनाइट हैं कि दोनों, ऐसे ये चेक करना है कौन सी क्या है।
उसको चेक करने के लिए ये लिखाइए आपके पास। कह रहे हैं वाक्य का सब्जेक्ट चेंज कर दो। दोनों में से एक काम भी अगर आप कर पाते हैं उससे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले सब्जेक्ट चेंज करके देखें। ये हमारा सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर नंबर है, एक वचन। अब क्या होता है, एक वचन से चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे बहुवचन बनाना होगा, या कोई बहुवचन है तो उसको हमें एक वचन बनाना होता है। जितना नंबर है उसी में चलते हैं चेंज करते हुए। तो देखिए थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन में चलें तो इसका जो बहुवचन है वो दे होगा, दे ही का, सी का भी बहुवचन दे है, इट का भी दे ही है। तो थर्ड पर्सन वालों का बहुवचन ये है, बाकी सब एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ें। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबने पढ़ा होता है। देखिए एक वचन सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में एस लेकर आती है वर्ब, जानते हैं ना। लेकिन जब हम दे के साथ आगे बढ़ेंगे, और दे क्या है, प्लुरल नंबर है, जब हम प्लुरल नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या है, ये एस नहीं आएगा। टेंस कहता है कि एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब आएगी खाली बिना एस के। तो हमने क्या करना है, इस तरह वर्ब लगानी पड़ेगी अगर बहुवचन करते हैं तो। फिर आगे बढ़िए और उस सेंटेंस को सारे बाकी जो बचा है उसे लिख के उसका मीनिंग निकाल लो आप। ये वाली वर्ब को थोड़ी देर के लिए इसी तरह लिख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहले सेंटेंस का मीनिंग है वह स्कूल को पढ़ने जाता है। पहले का मीनिंग है वह स्कूल को पढ़ने जाता है। अब नीचे वाले का अर्थ है कि वे स्कूल को पढ़ने जाते हैं। वह पहले का था वह स्कूल को पढ़ने जाता है, दूसरे का है वे स्कूल को पढ़ने जाते हैं। अब यहीं पर ठहर कर सोचिए कि क्या पढ़ने का काम सिर्फ वह कर सकता है या वे भी कर सकते हैं। पढ़ने का काम वह कर सकता है केवल, या वे भी कर सकते हैं। आंसर क्या है, और आंसर यह है कि वे भी कर सकते हैं। मीन्स कोई एक भी पढ़ने जा सकता है और ज़्यादा भी पढ़ने जा सकते हैं। देखते ही आप लोग हैं ना, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो वो दे हैं। मीन्स क्या हो गया कि दे के साथ भी ये वाली वर्ब पढ़ने वाली गलत नहीं है, मतलब इसके साथ भी लॉजिकल सेंस इसका है, सही मीनिंग निकाल रही है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले वाली वर्ब को हमें चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है बहुवचन के साथ एस नहीं आएगा, एक वचन के साथ आएगा। तो जो हम करना चाह रहे थे वो तो हो गया वैसे हैं। ये वाली वर्ब जो चेंज हुई ये हमारी फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हुई है। दूसरा ये जो है इधर जो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सही मीनिंग दिखा रही है, तो ये नॉन फाइनाइट हो गई इधर वाली। तरीका तो हम एक काम करने से ही मालूम चल जाएगा वैसे, लेकिन हम चाहें दूसरा भी कर लीजिए ना, दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं। वहाँ क्या कह रहे हैं, टेंस बदल के देख लो आप। और टेंस बदलने में क्या है कि ये इसका टेंस देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था पहले से। अब हम क्या करें, इसको पास्ट इंडेफिनिट करने का सोचें, उसी इंडेफिनिट सीरीज में चलें। टेंस बदलें तो प्रेजेंट से पास्ट करें अगर, तो प्रेजेंट से पास्ट करने में क्या होगा कि हम इसी ही को तो रखेंगे ऐसे ही, लेकिन गोज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा था इसको, तो इसी चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा तभी ये टेंस बदल सकती है अपना। और क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हुए इसको हम सेकंड फॉर्म में लाते हैं, है ना। ये पढ़े हैं आप लोग सब, हाई स्कूल तक होता है ही वेंट। अब इस बाकी रिमेनिंग पार्ट को जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको लिखकर आप मीनिंग कर लीजिए, हैं। अब ये अलग कलर कैसे हो रहा है, देखिए स्कूल टू रीड। अब जो हमारा पहला सेंटेंस था उसका मीनिंग था वह स्कूल को पढ़ने जाता है, इस वाले का मीनिंग है वह स्कूल को पढ़ने गया। वो था जाता है, ये है गया। अब यहाँ भी रुक कर सोचिए आप कि क्या पढ़ने का काम प्रेजेंट में हो सकता है या पास्ट में भी हो सकता है। पढ़ने का काम प्रेजेंट में ही हो सकता है या फिर पास्ट में भी हो सकता है। और आंसर क्या मिलता है, आंसर मिलता है पास्ट में भी हो सकता है। क्यों, ये आप देखिए, अपने आप को देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट है, कल को हम पढ़ेंगे फ्यूचर है, और इससे पहले जो पढ़े हैं वो क्या था, वो पास्ट था। तो पढ़ने का काम पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है, यानी हुआ है हमारे साथ, तो लाइव भी देखा है आप लोगों ने। तो ये बात क्लियर करती है कि ये जो लास्ट हमारी वर्ब लिखी है टू रीड, इस पर किसी टेंस का या किसी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपनी अवस्थाएं नहीं बदलेगी, ठीक है। और इसकी अवस्था बदलने का कोई चक्कर ही नहीं है। ये हर एक सब्जेक्ट के साथ लिखी जा सकती है और हर एक ही टेंस में एक जैसी रह सकती है। तो जो हम चाह रहे थे वो हमारा हो गया, ठीक है। ये वाली जो हमारी वर्ब है पहले वाली, ठीक है, जो हमारी हर बार चेंज होती आ रही है ये, ठीक, ये क्या होगी साहब, ये होगी आपके देखिए फाइनाइट वर्ब। ये जिसे हमें बदलना नहीं पड़ रहा, जो हर सब्जेक्ट के साथ सही मीनिंग निकाल रही है और टेंस के साथ भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारी क्या है,
ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखो अब तक हमने जान लिया है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, और ऊपर लिखा था ये सिंपल सेंटेंस की परिभाषा में कि जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वही सिंपल होगा, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वही सिंपल होगा। तो ये हमने देख लिया, हमारे पास 3 सेंटेंस लिखे हैं, ये सब है ना, ये इन तीनों में एक एक ही फाइनाइट वर्ब है, बाकी तो नॉन फाइनाइट है। तो ये क्या साबित हो रहा है कि हमारे पास जो तीनों सेंटेंस लिखे हैं ये तीनों के तीनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस। क्यों है सिंपल सेंटेंस? क्योंकि इनमें एक एक ही फाइनाइट वर्ब है, सिंगल फाइनाइट वर्ब है, दूसरी तो नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो मोटी सी बात अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी मतलब चेंज होने वाली, एक फाइनाइट वर्ब अगर है तो वो सिंपल है, और एक से ज़्यादा यदि ऐसी क्रियाएं हुई, हो सकता है सभी, अगर ऐसी क्रियाएं एक से ज़्यादा हुई तो वो सिंपल कभी नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाता है फिर वाक्य। ओके, अब मुझे जल्दी से कमेंट करके यहाँ तक बता दो ये कि इतना आपको समझ में आ गया है, हैं? कमेंट करके जल्दी से बोल दो कि इतना क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ जरा, अनस, सैफी, सारिक अली, ये सब सुन रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? मुझे कमेंट करके बता दो। नहीं क्लियर है तो अपना वो डाउट बताइए कि ये फिर बताओ, ये वाली चीज़ हमें फिर से बताओ। जल्दी करो जरा। अच्छा, अंशी कह रही है सर, चलिए वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इधर हमें बड़ी खुशी होती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ करे ज़रूर बताया करो, है ना, उससे भी हम आपको हो सकता है नई बात बताएं कुछ। देखिए, हमने अब तक जान लिया है कि सिंपल सेंटेंस क्या है ना फ़िलहाल। और अभी हमने एक बीच में एक बात और बोली थी कि इसको सीखने के मैं आपको जो बता रहा हूँ ये लॉन्ग ट्रिक है। ये जो हमने सीखा है फाइनाइट नॉन फाइनाइट को पता करने के लिए हमने लॉन्ग ट्रिक सीखी है। अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक और जान लेंगे ना, और वो बड़ा आसान है शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम इनके साथ ही तो लिख नहीं सकते ना, बढ़ के भर गया है बोर्ड, नेक्स्ट पेज ही ले लो। अब देखो ये नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे यहीं। देखिए ये क्या है, ऐसे लिख लो आप यहीं पर फिर से, फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट। ये जो मैंने अभी पूरा खोल कर आपको दिखाया ये सारा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फाइनाइट को कैसे पहचाने आप, नॉन फाइनाइट को कैसे पहचाने। ठीक है, तो टेंस आप लोगों ने पढ़े होते हैं, हाई स्कूल में 9th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ना, हो सकता है इंटर में भी आपके सर पढ़ा रहे हों। तो उसी टेंस पे आधार करके चलना है। तो सीधी सीधी बात है, फाइनाइट वर्ब वो है जो टेंस बनाती है। ठीक है, ये इसका ठीक उल्टा, जो टेंस नहीं बनाती है। अब ये टेंस बनाने का चक्कर क्या है, जब भी आप वाक्य में कोई वर्ब देख रहे हो तो टेंस जानते हो 12 टेंस होते हैं, 12 फॉर्म होती हैं टेंस की, टेंस तो 3 ही होते हैं, उनकी फॉर्म होती हैं अलग अलग 12 फॉर्म। तो उन 12 फॉर्म में से अगर किसी में भी वर्ब है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, लास्ट तक, किसी भी टेंस में वर्ब है अगर, या वर्ब में कोई सा भी टेंस बन रहा है, तो समझ जाइए आपकी वो फाइनाइट वर्ब है। अगर उसमें टेंस बन रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन वो वर्ब तो दिख रही है आपको, लेकिन उसमें कोई भी टेंस ना बन रहा हो, कोई भी टेंस ना बन रहा हो, तो समझ जाएं कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी जो आपने वाक्य देखे थे पहले में क्या था, गोज, फिर है ना गो, फिर वेंट, तीनों प्रकार में टेंस ही था कोई ना कोई, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट में जो लिख रही थी टू रीड, और टू रीड में आपने क्या देखा कि टू रीड किसी भी सेंटेंस जब बनाते हैं हम टेंस में नहीं आता, किसी भी टेंस में टू लग के वर्ब के साथ नहीं आएगा। तो उसने हमारा ये साबित कर दिया है कि टेंस बनाने वाली जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, और टेंस बनाने वाली जो वर्ब नहीं है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब मैं एक सवाल करूंगा आप लोगों से ना, गौर से सुनेंगे, सभी लोग आंसर करें इस बात का। ठीक है, सवाल है ये, अगर इसका उत्तर दे पाओगे आप तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अभी हमने जाना कि सिंपल सेंटेंस क्या है, उसके बाद हमने जाना कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। अब सवाल ये है, और मैं आपको ये स्क्रीन दिखाकर ही पूछ लूँ चाहे, है ना, इसको देखकर ही उत्तर कर सकते हैं आप।
इसमें ही छिपा है उत्तर, है ना। अब सवाल यह है कि मान लीजिए हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं। आई रिपीट, अगर हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं तो हमारे पास कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी। सवाल है, फिर से सुन लीजिए सवाल सब लोग, कि अगर हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं तो हमारे पास कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी। ये ज़रा मुझे कमेंट में एकदम बताओ। अगर आपने समझ लिया है तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, फास्ट करिए, आप कंपटीशन जैसा है आपका। मान लीजिए क्या सीखा आपने, जानना चाहते हैं हम। क्वेश्चन फिर सुन सकते हैं कि यदि हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं तो हमारे पास कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी। बताओ ज़रा सब। मेक फास्ट। अगर हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं तो कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी। अंशी कह रही है 1। नहीं भाई देखो, अब की बार तो गलत हो गया तुम्हारा ये। और बताओ कोई। और सोचो ज़रा, ठीक से सोचो, फिर से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन सुना नहीं है आपने शायद, है ना। गौर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं, यदि हमारे पास 3 सिंपल सेंटेंस हैं तो हमारे पास कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी, ये बताना है। बोलो, नीचे करना है हेमंत इसको ज़रा। और भी कमेंट आ रहे हैं शायद नीचे, है ना, दिख नहीं रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखिए आपकी बार बोला है, हाँ, अंशी ने भी बोला है और अनस सैफी ने 3। हाँ, ये करेक्ट आंसर है आपका। सारिका अली ने भी 3 बोला, बिल्कुल बढ़िया बात। ये आपका करेक्ट आंसर है 3, है ना। और ये क्यों होगा, अब ये भी बात समझ लो आप, कि हमने अभी बोला था सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। वहाँ लिखा था साफ साफ, ये देखिए लिख रहा है कि सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, एक। अब यही समझ जाइए आप, जब सिंपल सेंटेंस 3 है तो फाइनाइट वर्ब भी 3। इसी क्रम में आप जाते जाएंगे। अगर 1000 भी हैं तो 1000 ही वर्ब होंगी। ओके, ये आप समझ गए हैं। इसका मतलब अब तैयार हैं आप पढ़ने के लिए आगे। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक नया सवाल हो रहा है यही अभी, कि जैसे हमारे पास मान लो 2 सिंपल सेंटेंस आएंगे। परिभाषा कह रही थी शुरू में, परिभाषा को देखिए आप, है ना, ये डेफिनेशन लिखिए, ये कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। तो यहाँ कम से कम 2 तो आपको मिलेंगे, जरूरी है। तो 2 सिंपल अगर मिले तो उनमें क्या होगा, 2 ही फाइनाइट वर्ब होंगी। ये तो हम अभी समझ रहे हैं, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने सेंटेंस मिले हैं उतनी फाइनाइट वर्ब मिलती जाएंगी। ठीक है। अब नया सवाल ये है कि जब हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, है ना, मान लीजिए 2 हैं, उनमें दोनों में 2 ही फाइनाइट वर्ब हैं अलग अलग। अब उन्हें दोनों को जोड़कर जब हम ये प्रोसेस चलाएंगे तो दोनों को जोड़कर क्या है, हमें एक बनाना है। ये लिख रहा है एक सिंपल बनाइए, तो दोनों को जोड़कर क्या बनाना है, एक। ठीक। अब सोचो जब दोनों का जुड़कर एक बन जाएगा तो कितनी फाइनाइट वर्ब बचेंगी, हैं। जल्दी से उत्तर करो इसका भी, जरा आंसर करो एकदम, कि हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस थे, अब दोनों का बना लिया हमने एक, दोनों का बना लिया एक, कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी अब। बताओ जरा एकदम। ये बेसिक है, थोड़ा बुक से अलग भी मिलेगा आपको कुछ थोड़ा बहुत इसमें, और यही अगर आप समझ गए तो ये सारा जो टॉपिक है सिंथेसिस का कमांड हो जाएगा आपका बड़ी आसानी से। फिर से सुन लो, अगर हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस मिले, वेरी गुड, है ना। अंशी कह रही है एक, अच्छी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक होगी, है ना, बढ़िया। जैसे हमने अभी सीखा कि 2 थी तो 2, 3 है तो 3, अब उन दोनों का उनका सबका बना लिया एक, तो एक, है ना। अब इसमें नया सवाल आ जाएगा इसी में, और वो नया सवाल क्या होगा कि दूसरी वाली कहाँ गई, है ना। ये सवाल आएगा आपका, दूसरी वाली किधर गई। ठीक है। तो इसमें देखिए यहीं पर राज है इसका, इस चैप्टर का जो क्लू है, जो छिपा रहता है, बच्चों को परेशान करता है, वो यही है कि जब हमने 2 को जोड़ा तो 2 थी पहले, तो अब 2 को जोड़कर एक बना लिया तो एक बची। अब दूसरी वाली किधर चली गई। तो ये इसका आंसर ये है कि वो जाए ही कहीं नहीं। ठीक है, वो जाए ही कहीं नहीं। ये देखिए आप कि वो पहले से थी फाइनाइट, ये जो उनमें से एक फाइनाइट थी,
अब वो उनमें से एक चेंज होकर हो गई है नॉन फाइनाइट। ठीक है, जो दो फाइनाइट थी पहले से, उन दोनों फाइनाइट में से एक कोई सी एक वर्ब नॉन फाइनाइट हो गई है, गई कहीं नहीं है, उधर ही है, हैं, वो बस नॉन फाइनाइट में चेंज हुई है। अब ये जो सिस्टम है ये वाला चेंज करने का, इसका ही हमारा सारा खेल है। पूरे चैप्टर्स जो आएंगे, 7 चैप्टर हैं इस काम को करने के लिए आगे, उन सब में यही हमारा गेम होना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ जो हमारे सिंथेसिस करते हुए, सिंपल को बनाते हुए, सिंथेसिस में सिंपल को बनाते हुए जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये बाउंडेशंस है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इन बाउंडेशंस को आप ध्यान में रखेंगे और इसके तहत हम चलेंगे आगे, है ना। इतनी बात आपको समझ आई, अच्छे आंसर आपने किए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है, अच्छा समझने के लिए। ठीक, अब देखिए कुछ हमारे पास सीमाएं हैं, और ये पहले तो आप जान लीजिए उद्देश्य क्या है हमारा, टारगेट क्या है, हम करने क्या वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो क्या है। तो हम करने वाले हैं, देखिए कि 2 या अधिक को 1 बनाने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है कि हमें 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलेंगे, उनको बनाना है हमें 1। ये हमारा टारगेट उद्देश्य है। ठीक है, अब इस उद्देश्य का पालन करते हुए हमें कुछ सीमाओं का पालन करना है। सीमा का मतलब है बाउंडेशन, नियम। इस नियम के अंदर अंदर रहना है, मतलब ये जो बातें यहाँ लिखवाई जाएंगी उनका पालन हो। अगर उनका पालन नहीं होगा तो सेंटेंस में लॉजिक नहीं आएंगे, सही कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है ये ये इस प्रकार से है। पहली बात, पहली शर्त कह लीजिए, कंडीशन, लिमिट, कुछ भी सीमा कह लो उसको। अब पहली सीमा है कि जो आप बना रहे हो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। जो पहले 2 या 3 4 आपके पास जितनी भी थी फाइनाइट वर्ब, उनमें से एक ही फाइनाइट वर्ब बचे, ये पहली शर्त है। सेकंड नंबर है इसका, सेकंड जो लिमिट हमें फॉलो करनी है, सेकंड लिमिट क्या है कि किसी को भी रिपीट ना करें, किसी को भी रिपीट ना करें। रिपीट करने का मतलब है जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा से ना लाएं, फिर से ना दोहराएं। एक बार जो आ जाए फिर उसको फिर से ना लाएं। गौर से सुना करें मेरी बातें, ठीक है। मैं बीच बीच में पूछ लेता हूँ कुछ भी, यहाँ है नहीं, आप मेरे सामने दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए क्लास में तो हम बहुत पूछते हैं, और ये इसलिए है कि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप बता नहीं पाएंगे, और वो यदि हम तक नहीं पहुंच रहा है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हम और अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते हैं। फिर हम भी एक लाइन पे चलते रहते हैं, और जब हमें लग जाता है कि स्टूडेंट सुन रहा है, वो पूछ सकता है कभी भी कुछ भी, तो फिर हम और अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप सुना जरूर करें गौर से क्या बोला गया। 2 बातें हो गई। देखिए कह रहे हैं, पहली बात कह रहे थे फाइनाइट वर्ब 1 बचे, और दूसरी बात कह रहे हैं किसी को रिपीट ना करें, मतलब फिर से ना लाएं, जो एक बार आ चुका है उसको हटा दो। और तीसरी इसमें बात यह है कि कम शब्दों में अधिकतम अर्थ हो। कम शब्दों में अधिकतम अर्थ हो, इसका मतलब समझ लें क्या है। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हमें रिपीट ना होने पर भी हटाने पड़ते हैं, कि रिपीट नहीं हुआ है वो, लेकिन फिर भी हटाना पड़ेगा। तो क्यों हटाना पड़ेगा? वो इसलिए हटाना पड़ेगा कि वो शब्द तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ रिपीट हो रहा होता है। कुछ वाक्यों में ऐसा आएगा कि हम देखेंगे कि शब्द तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग रिपीट हो रहा होगा। तो जहाँ भी शब्द ना रिपीट होकर मीनिंग रिपीट हो रहा है, तो उसको समझ जाएं कि फिर यही वाला मैटर है, लास्ट वाला है ना, उसको भी हटाते हैं। तो ये 3 बातें हो गई हमारे पास। एक तो लिमिट हो गई तीनों ये, और एक हमारा ये टारगेट हो गया। अब देखो ये सारा काम करने के लिए हमें पहले जान लेना होगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं, क्योंकि हम फाइनाइट वर्ब को चेंज करने वाले हैं नॉन फाइनाइट में। तो इनको जान लो क्या है, यहीं नीचे जान लेते हैं। और देखिए ये नॉन फाइनाइट क्या है, इतना तो आप जान गए हैं। नॉन फाइनाइट क्या होता है कि ये टेंस से प्रभावित नहीं होता, टेंस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस से प्रभावित नहीं होती, ना ही सब्जेक्ट से प्रभावित होती। ठीक, अब ये होती क्या है ये और जान लो ना, कौन कौन है ये। तो ये पूरे सिलेबस ग्रामर का जितना भी है सारा है ना, जहाँ तक भी ग्रामर पढ़ी जाती हो, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर तक पढ़ी जाती है, वैसे मैं आपको बता दूं,
और शुरू भी 6 क्लास से हो रही है, उससे पहले भी शुरू कर रहे हैं अब तो उन सब में ही जहाँ भी आप जाओगे ग्रामर को लेकर, तो ये नॉन फाइनाइट 3 होती हैं, ठीक है। 3 इनके नाम है ये, जिनमें पहला नाम है पार्टिसिपल, हो सकता है आपने ये सुनी हो, पार्टिसिपल, और दूसरा होता है इन्फिनेटिव, और तीसरा होता है जीरंड, ठीक है। ये जो नाम देख रहे हो आप, ये 3 नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम हैं 3, और ये सिर्फ यही 3 नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। अब जो हमें करना है, ये सब जो देख रहे हैं उद्देश्य या सीमा, हमें इन कामों को करने के लिए इन चैप्टर्स में जाना होगा, इनके चैप्टर्स में, इनके अपने अलग चैप्टर्स होते हैं। तो हम पहले चैप्टर में चल रहे हैं, पार्टिसिपल के चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले हम चल रहे हैं इधर पार्टिसिपल के चैप्टर में। अब पार्टिसिपल क्या होता है वो जान लेंगे। देखो अभी ये पूरा काम नहीं कर रहा है हेमंत, मुझे लग रहा है। अच्छा, वो नहीं है जैसे हाथ वाला ऊपर उठा लेते थे, पता नहीं क्या। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं पार्टिसिपल का हम शुरू किए है ना। तो यहाँ जान लें आप, पार्टिसिपल इतना तो आप जान के आए हैं पीछे ना, पार्टिसिपल होता क्या है, कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। पार्टिसिपल क्या है, कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये टेंस नहीं बनाती, ठीक है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। ये सारी बातें पार्टिसिपल के अंदर हम जान के रखें पहले। अब इसके अंदर उतरेंगे हम, हमारा जो प्रॉपर टॉपिक है अब वो है ये पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल की अपनी एक सीमा है इसकी, कि ये कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। सीमा का मतलब बाउंड्री है, लिमिट, इससे बाहर काम नहीं करेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जब सेंटेंस दिखाई दे तो उस सेंटेंस को देखकर ये समझ जाएं कि अगर ये बाउंड्री मैच कर रही है तब ही पार्टिसिपल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे इसकी बाउंड्री क्या है, कि जिन वाक्यों में इसमें ये है, देखो कलर कोई ले रहे हैं, अपने आप को ऐसा आ रहा है, कि जिन वाक्यों में उनके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट समान हो, समान का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, एक जैसे हों। जिन भी वाक्यों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मैच करेगा, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मैच करेगा, तो समझ लीजिए उन्हीं में पार्टिसिपल लगना है ना। ये सबसे पहले आपको देखना है कि पार्टिसिपल देखते हुए आप सबसे पहले चेक कर लो कि बनने लायक है या नहीं पार्टिसिपल से। तो बनने लायक कब होगा वो, जब उसमें ये वाली बात मैच करेगी कि उसका सब्जेक्ट एक जैसा हो या तो, या फिर ऑब्जेक्ट एक जैसा हो। अगर ये दोनों बातें मैच करती हैं तब पार्टिसिपल में जाएंगे आप। अब ये पार्टिसिपल का अपना, इसका और अलग कैटेगरी होती है इसकी अपने अंदर, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है पार्टिसिपल का, है ना, तो सारा तो हमारे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक लिमिट तक आपको लेके आ रहा हूँ, जहाँ तक आपको अच्छा लगे, है ना। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले आप जान लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता कैसा है। तो देखिए दिखता है इस तरह का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिना हेल्पिंग वर्ब के। इसीलिए नॉन फाइनाइट है कि वर्ब की साथ में आईएनजी तो आती है, आईएनजी टेंस में भी आती है, लेकिन क्या होता है कि आईएनजी के साथ साथ उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तब वो टेंस बनता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की आईएनजी लेकर आता है, तो क्या ये टेंस बना ही नहीं पाता है, आधा होता है। अब उसका अगर हम हिंदी मीनिंग करें तो इसका हिंदी मीनिंग निकलता है हुए से, लास्ट होता है उस वर्ब का हुए पे। जैसे आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, बहते हुए, है ना, पढ़ते हुए, लास्ट तक चले जाओ मरते हुए तक। मरते हुए से आगे कोई वर्ब नहीं आती है ना, वो लास्ट है। तो सारी वर्ब्स में ये पीछे हुए हुए करके लगाएगा। और हुए हुए करके क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी शो करता है उस काम को करते हुए, आपने कुछ और किया ऐसे, तो कंटिन्यूटी शो करता है। कंटिन्यूटी का मतलब प्रेजेंट है ही, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। अब इसको होने के लिए इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये एक बात ध्यान रखेंगे, इन सीमाओं से नहीं डरना है। मैं सीमा इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी आए, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सब अलग अलग कर रहा हूँ, सब कुछ मिक्स ना हो।
सीमाएं अगर ध्यान रखोगे तो बड़ी ये ऐसे मानो सिस्टमेटिकली आपको समझ में आएगा। देखिए इसकी सीमा दो हैं। पहली सीमा है कि पहला कार्य पूरा ना हो तथा दूसरा चल पड़े। या तो कोई इस तरह के वाक्य आपको मिले हों दो मिलेंगे, तो दो में से कोई पहला कोई बात का होगा तो उन्हें चेक कर लीजिए कि पहला वाला काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरा वाला बीच में चल पड़ा है। अगर ऐसा है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, पहली बाउंडेशन है ना। दूसरी बाउंडेशन है कि यदि पहला कार्य पूरा हो जाए तब दूसरा वाला तुरंत चल पड़े। तुरंत चलेगा मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए। हैं कई बार ऐसा होता है कि काम पूरा हो जाता है पहले वाला, तो पूरा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे वाला जो चला है वो एकदम जस्ट चल पड़ा हो, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। और ये गैप का जो मैटर है साइंटिफिक वे में सोच के रखिए, ये गैप है सेकंड्स वाला। अगर कोई गैप सेकंड्स में है तो उसे हम गैप में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में सेकंड्स का कोई यूज़ नहीं है। वैसे बोलते हैं कई बार कि 1 सेकंड रुको आए अभी, है ना, लेकिन उनसे पूछा जाए 1 सेकंड तो हो गया भाई, तो ये सिर्फ कहने में है, इसका लॉजिक कुछ नहीं है। इसलिए सेकंड्स के गैप को गैप नहीं माना जाता है। मिनट या मिनट से ऊपर अगर गैप आता है उसको हम गैप मानेंगे। अब देखो इन दोनों के मैं सेंटेंस दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा चल गया ज़्यादा टॉपिक, आज कोई बात नहीं है ना, 2-3 मिनट की बात हो रहा है, ये देख ही लीजिए आप, फिर आपका एक तरफ हो जाएगा ये। अब देखो पहला कार्य पूरा ना हो दूसरा चल पड़े, इसका हम सेंटेंस देखें। कोई एग्जाम्पल देखिए लिखा है, और एग्जाम्पल में ये पहला एग्जाम्पल मान के चलो, इसका ये लिखा है द बॉय वेंट टू स्कूल, और दूसरा लिखा है ही सॉ एन एलिफेंट। सबसे पहले पार्टिसिपल की सीमा मैच करिए, ये लिखा है जिन वाक्यों के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मैच करें। वाक्य पे पहली बात मैच करो, लिखा है बॉय है पहले सेंटेंस में और दूसरे में ही। मीनिंग बनता है लड़का स्कूल गया उसने एक हाथी देखा, तो हम यहीं पर समझ जाएं कि जो स्कूल जा रहा है वही हाथी देख रहा है। क्लियर है ना, वही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, तो हम आ सकते हैं अंदर, है ना, पार्टिसिपल में जाएंगे। अब कह रहे हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे आए, ये वाली बात मैच करके देखो। पहला काम स्कूल जाने का हो रहा है, दूसरा हाथी देखने का हो रहा है, तो ये बात चेक करो कि पहला पूरा हो गया है, लड़का पहुंच गया स्कूल, तब हाथी देखेगा या फिर कहीं बीच में देखेगा। और लॉजिक क्या कहता है कि स्कूल में हाथी नहीं होंगे, अगर स्कूल में पहुंचा दो इससे पहले तो फिर हाथी कहाँ देखेगा, स्कूल में देखेगा। और हम क्या जानते हैं कि स्कूल में हाथी नहीं होते हैं, तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये कहीं रास्ते में इसने हाथी देखा है पहले, और रास्ते में हाथी देखा है, ये बात साबित करती है कि पहले वाला काम पूरा नहीं हुआ है, पहले वाला काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरा वाला बीच में ही कहीं चला है। ठीक, तो ये पहली सीमा हमारी इस पर लग जाएगी। अब जब सीमा लग जाए तो इन सेंटेंसेज में से जो भी काम पहले हुआ है उसकी वर्ब को, किसे, उसकी वर्ब को इस प्रकार का बनाकर शुरू कर देंगे आप, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेंट का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गोइंग टू स्कूल। ये ही रिपीट हो रहा है, अभी पीछे कहा गया था रिपीट हटा दीजिए, है ना, रिपीट हो रहा है उसको हटा दो। ही रिपीट हो रहा है, द बॉय का, तो द बॉय को ले आइए वापस, द बॉय, और ये वाली वर्ब हमारी बच जाएगी सा एन एलिफेंट। अब ये जो नीचे बनकर आया है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये एक ही वर्ब इसके अंदर आ रही है, ये सा, और दूसरी वाली वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट हो गई, ये हो गई हमारी नॉन फाइनाइट। इसका सेकंड का सेंटेंस और देख लो, और फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे ख़त्म। ये कह रहे हैं कि पहला काम पूरा हो जाए, कई बार हो जाए तो दूसरा वाला तुरंत ही चल पड़े। कैसे, देखिए लिखा है द गर्ल saw a snake, फिर लिखा है सी गॉट फियर। मीनिंग बनता है लड़की ने एक सांप देखा वह डर गई, लड़की ने एक सांप देखा वह डर गई। सबसे पहले सोचो वही लड़की है ना जिसने सांप देखा वही डर गई होगी, या कोई दूसरी वाली डर गई, सांप किसी और ने देखा डर कोई और गई, ऐसा तो होता नहीं है ना, इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो सबसे कन्फर्म बात हो रही है कि लड़की वही है जिसने सांप देखा है वही डर रही है, सेंटेंस का फ्लो कह रहा है। तो हमारी ऊपर वाली बात मैच करती है, सब्जेक्ट एक जैसे हैं, है ना, वही। अब देखिए पहले सांप को देखेगी पहले डर जाएगी, तो क्या आंसर आता है, सांप को ही देखेगी पहले ना, डरने का कारण तो हो।
अब ठीक है, सांप को देख रही है, डर रही है। अब इनके बीच में गैप चेक करिए आप, कि पहला वाला काम कंप्लीट होगा और ये मैं कह रहा हूँ कंप्लीट होगा ना, जब कन्फर्म उसका दिमाग कह देगा कि हाँ सांप ही है, तभी वो डरेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, रस्सी पड़ी है लेकिन आपको सांप लग रही है, या फिर सांप पड़ा है आपको रस्सी लग रही है, तो दिमाग ने कन्फर्म जब तक नहीं किया होता है तब तक अगला रिएक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ ये बात तय हो जाती है कि ये पहला वाला काम तो कंप्लीट होगा बिल्कुल, यानी सांप दिखेगा, सांप दिखने की बात कन्फर्म हो गई दिमाग में, उसके बाद अगला काम होगा। और सांप दिख गया, अगला काम क्या हो रहा है, डरने का। अब यहाँ सोचना है कि सांप देखा और देखने के कितनी देर बाद डरी। सोचिए आप, 5 मिनट बाद डरेगी या 10 मिनट बाद, या बीच में चाय वाय पी लेगी तब डरेगी हैं? तो ये सारी बातें बेकार की हैं, तुरंत ही डर जाएगी और उसको डरना है तो ठीक। तो नीचे वाली बात क्या आ रही है हमारी, कि अगर पहला काम पूरा हो भी गया है तो दूसरा वाला काम तुरंत ही चल जाए, तुरंत ही चलेगा ये ना। आप इसे रोक के भी देखो ना कि मत डर भाई, तो ये मानेगी नहीं, डर के ही मानेगी। तो क्या है, हमारी दूसरी वाली जो शर्त है, ये वाली सीमा मैच करेगी इस पर, और जब मैच कर जाए तो पहले वाली वर्ब को इस तरह का बनाकर शुरू करना है। पहले वाली वर्ब सा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे तो क्या होगा, सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, ये रिपीट हो रही है लड़की। मेन वर्ड को ले आओ, द गर्ल, द गर्ल गॉट फियर। तो देखिए यहाँ तक ये हमारा एक हिस्सा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा और बाकी भी है, ठीक है। इतना जितना मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ तक आप ज़रूर क्लियर कर लें इतना है। और पहले मुझे बता दो एक बार कि यहाँ तक का कंफर्म है, कोई सवाल किसी का है? ठीक है, समय सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी रेस्पॉन्ड कर दीजिए मुझे एक बार। इतना क्लियर है भाई? बताइए, सब लोगों ने अच्छा सुना है और शायद सभी अच्छे बच्चे हैं। सबका क्लियर है? अगर कोई बात आपको पूछने की है तो आप नोटबुक बना के रखो उसकी, और उसमें नोट कर लिया करो। अगले दिन जब हम मिलें फिर सारे डाउट्स निकाल के लाओ, ढूंढ के खूब सारे डाउट्स, और यहाँ कमेंट में लिख छाप दो सबको, और फिर देखना मैं सबके आंसर करूँगा आपके। ठीक है, ज़रा ये तो आज का बता दो, इतना समझ में आया आपके? कोई जुड़ा भी है? चलिए जल्दी बता दो भी, है ना, फिर देखो अगली क्लास का टाइम हो रहा है। इतना कंफर्म है आपका? कमेंट करना सीखेंगे अभी धीरे धीरे, अभी शुरू ही तो हो रहा है पढ़ना इनका। ये तो बहुत सारे कमेंट किया करेंगे, अभी इनको समझ जैसे जैसे आएगा तो और अच्छे अच्छे सीख जाओगे। हाँ ये भी है, नहीं देखो कह रहे हैं उधर जी सर आ रहा है लिखा हुआ। चलिए साहब, है ना, बहुत बढ़िया बात। अनस सैफ़ी हैं, अंशी हैं, और भी 3-4 बच्चों ने बोला है कि कंफर्म है, तो बहुत बढ़िया बात है ना। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर लास्ट करेंगे, और कल फिर सेम टाइम सेम प्लेस आपसे मिलेंगे। और आपकी समस्याएं लेकर आइए, आप 2-4 समस्याएं लेकर आओ, है ना, उनको मैं सुलझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पर रोकेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।